एक बार जब हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं और इवेंट्स हम लोगों को पता चल जाते हैं, यानी कि जो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को जब हम लोग पता कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का होता है कि फैक्ट्स को एनालाइज करना। जैसे एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक्टर हैं, एक्टर ने एक्शन किया है, तो वो सीक्वेंस हम लोगों को पता चल गया कि ये फॉर एग्जाम्पल कि ये फॉर्कलिफ्ट जो है वो जो वर्कर से टकराई थी, वो इसलिए टकराई थी क्योंकि उसकी ब्रेक जो है वो कम लगी या ब्रेक लगी तो वो फिसल गई। फिसलने का कारण देखा गया तो वहां पर इंजन ऑयल था, इस वजह से फ्लोर के ऊपर, रास्ते के ऊपर, जिसकी वजह से फॉर्कलिफ्ट फिसली थी। इंजन ऑयल क्यों पड़ा था वहां पर? क्योंकि इससे पहले कोई फॉर्कलिफ्ट थी जहां से इंजन ऑयल टपक रहा था। वो टपक क्यों नहीं रहा था, उसका पता क्यों नहीं चला था? क्योंकि जो उस फॉर्कलिफ्ट या व्हीकल्स को चलाने वाला ऑपरेटर था, ड्राइव करने वाला बंदा था, उसने प्री यूज चेकलिस्ट को यूज करके उसको चेक नहीं किया था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फोकस नहीं था, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जोर नहीं देता था इन चीजों के ऊपर। इस वजह से वो नेग्लेक्ट करता था इन चीजों को, नेग्लिजेंस उसके अंदर बिहेवियर था कि सेफ्टी की बातों को ध्यान न देना, नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट करना। तो ये उसका जो बिहेवियर, अनसेफ जो बिहेवियर था, वो इस वजह से था क्योंकि मैनेजमेंट उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा था। तो ओवरऑल देखा गया कि रूट कॉज जो था, जो मेन कारण था उसका, वो था मैनेजमेंट फेलियर, लैक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कमी। अगर मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट होता, सुपरविजन मेंटेन रखता और ऑपरेटर प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चेक कर रहा है या मेंटेन कर रहा है, मेंटेनेंस पे ध्यान देता मैनेजमेंट, तो वो गाड़ी के ऑयल जो है वो लीक ना होता, और लीक ना होने की वजह से दूसरी गाड़ी उसके ऊपर टायर के थ्रू फिसलती नहीं, और फिसलने की वजह से वो किसी से टकराती नहीं, ब्रेक लग जाती। तो इसी तरीके से रूट कॉज मैनेजमेंट फेलियर निकला। फिर अंडरलाइन कॉज जो निकला कि वो उसके अंदर जो ऑयल का टपकना हुआ, और उसके बाद जो उसका जो डायरेक्ट कॉज था, जो मेन कॉज था इंजरी का, वो हिट था, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किसी वर्कर या किसी सामान से उस व्हीकल्स का टकराना। तो एक सीक्वेंस हम लोगों ने डेवलप जब कर लिया था, तो सीक्वेंस डेवलप करने के बाद हम लोग फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं कि इनिशियल्स में स्टेप्स को हम लोगों ने जाना कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक्सीडेंट्स एनालिसिस के अंदर, और सारे स्टेप्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सारे स्टेप्स को तोड़ करके, उसके बाद सारे स्टेप्स की इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने निकाल लिया और एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट को डेवलप किया। अब हमारा एक खुद का एक मेंटल पिक्चर होगा कि क्या हुआ था। जब इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ये इसका कारण ये हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, या इस तरीके से हो सकता है, या इस तरीके से हो सकता है। तो ये हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज या गुड मेंटल पिक्चर्स होगा कि वहां पर क्या हुआ इसके बारे में गेस करना। फिर उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूसली हम लोग एनालाइज करते हैं प्रोसेस को, और हर एक फेज को, हर एक स्टेप्स को हम लोग एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग निकालते हुए चलते हैं। तो इसके अंदर जो पहला फेज वाइज एनालिसिस, 3 फेज होते हैं। जब भी हम लोग फैक्ट फाइंडिंग की बात करते हैं या एनालाइजिंग द फैक्ट की बात करते हैं सीक्वेंस डेवलप करने के बाद, तो उसमें 3 फेज होते हैं। 3 फेज में क्या क्या होते हैं? पहला फेज होता है इंजरी एनालिसिस, कि इंजरी कैसे हुई, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि ये डायरेक्ट एक कॉज है, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक्सीडेंट में हमेशा जब भी कोई व्यक्ति को चोट लगेगी तो किसी न किसी हार्मफुल एनर्जी का जो अधिक है, उस एनर्जी का ट्रांसफर होगा। वो एनर्जी बिजली का करंट भी हो सकती है जो ट्रांसफर हुई है तार से किसी वर्कर के अंदर, या कोई मशीन का हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, मोशन का हो सकता है कि कोई गाड़ी आकर के हिट की है या घूमता पार्ट मशीन का हाथ को खींच ले गया है, या कोई हीट जैसी थर्मल भी हो सकती है। तो इस स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप्स जो होता है, पहला फेज जो होता है, उसके अंदर हम लोग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को देखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि किस तरीके की एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है। तो कहा इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट एनालाइजिंग द एक्सीडेंट इन दिस फेज। एक्सीडेंट्स को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या एनालाइज करेंगे पहले फेज के अंदर, कि प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इवेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप्स ऑफ हार्मफुल एनर्जी इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ दिस एनर्जी अकर्ड। कैस इसमें हम लोग एक्सीडेंट को उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे या एनालाइज नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ ये देखेंगे कि किस टाइप की एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, किस तरीके का क्या एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है, एक्शन हुआ है उसमें। ठीक है ना, एक होता है एक्टर, एक होता है एक्शन। एक्टर का करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, एक्शन जो चीज हुई है यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुई है। तो इस केस के अंदर जो इंजरी आपने देखा तो वो क्या था, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई, यानी हिट हुई। एक घूमता हुआ चलता हुआ व्हीकल था या चलती हुई गाड़ी थी, वो किसी वर्कर से जाकर के टकराई। तो ये पहले फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इंजरी एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप्स की एनर्जी ट्रांसफर हुई है। फिर दूसरा फेज जो होता है जिसे हम लोग सरफेस कॉज कहते हैं। अब सरफेस कॉज का मतलब क्या होता है कि क्या अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन वहां पर थी, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हजार्डस कंडीशन या अनसेफ बिहेवियर वहां पर था। अब हजार्डस कंडीशन या अनसेफ बिहेवियर क्या था? हजार्डस कंडीशन उस केस में ये था कि वहां पर ऑयल पड़ा हुआ था, और अनसेफ बिहेवियर क्या था कि ड्राइवर्स को ध्यान रखना चाहिए था, और उस जिस जिस व्हीकल से वो ऑयल टपका था उसको उसको प्री चेक करना चाहिए था। ऑयल टपक रहा था तो उसको ऑपरेट ही नहीं करना चाहिए था। या हो सकता है अनसेफ बिहेवियर में एक एक्टर, और एक ही एक्सीडेंट में कई एक्टर हो सकते हैं और कई एक्शन हो सकते हैं। अब एक एक्टर तो इसमें गाड़ी चलाने वाला है जो फॉकलिफ्ट चला रहा है, एक एक्टर वो है जो जो है वो पहले गाड़ी चलाया था जिसकी गाड़ी से वो इंजन ऑयल टपका था उसी रास्ते के ऊपर, फर्श के ऊपर। और एक एक्टर वो है जो कि रोड को क्रॉस कर रहा था। तो एक ही इवेंट के अंदर कई एक्टर और कई एक्शन हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को ही लेकर के हम लोग चलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर दूसरे को लेके चलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरीके से सेपरेटली हम लोग उसको करते हैं। तो दूसरे फेज के अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि अनसेफ कंडीशन कौन कौन सी थी और अनसेफ एक्ट कौन कौन सा था, या हजार्डस कंडीशन क्या क्या थी, अनसेफ बिहेवियर क्या क्या था। तो कहा फेज 2 के अंदर सरफेस कॉज एनालिसिस करते हैं। इन दिस नेक्स्ट फेज इज द एनालिसिस प्रोसेस। ये एनालिसिस प्रोसेस होता है, यू डिटरमाइन हाउ द हजार्डस कंडीशन एंड अनसेफ बिहेवियर डिस्क्राइब इन ईच ऑफ द इवेंट्स। किस तरीके से हर एक इवेंट के अंदर किस तरीके से अनसेफ कंडीशन, हजार्डस कंडीशन या अनसेफ बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं आप इसके अंदर। ठीक है ना, और वो हजार्डस कंडीशन और अनसेफ बिहेवियर किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट होकर के एक्सीडेंट को बना रहे हैं, एक्सीडेंट को कॉज कर रहे हैं। फिर कहा जो हजार्डस कंडीशन होती है या जो अनसेफ बिहेवियर होता है उसको हम लोग अनकवर्ड करते हैं। ठीक है ना, तो कहा द यही अनकवर्ड करते हैं कि सरफेस कॉजेस क्या है एक्सीडेंट्स के। तो कहा द हजार्डस कंडीशन एंड अनसेफ बिहेवियर अनकवर्ड आर द सरफेस कॉजेस ऑफ द फॉर द एक्सीडेंट्स एंड गिव क्लूज दैट द पॉइंट टू पॉसिबल सिस्टम वीकनेस। इसी अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट की वजह, इसको जब हम लोग अनकवर करते हैं तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कहाँ पर सिस्टम वीकनेस है, मैनेजमेंट फेलियर कहाँ पर है, क्यों ऐसा हुआ। तो जब आपने देखा वहां पर कि सरफेस कॉज में देखा अनसेफ बिहेवियर और अनसेफ कंडीशन आपने देखा, तो देखा वहां पर ऑयल पड़ा हुआ था, तो एक तो ये कंडीशन निकल के आई कि मैनेजमेंट फेलियर था कि सुपरविजन मेंटेन नहीं किया था। अगर सुपरविजन मेंटेन करता, उस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो जिस एक्टर की गाड़ी से वो इंजन ऑयल टपका था, तो अगर मैनेजमेंट सुपरविजन मेंटेन करना या स्ट्रिक्ट होता कि प्री चेक चेकलिस्ट के बिना चेक किए हुए कोई गाड़ी चलाएगा नहीं, तो उसको पहले फिल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, हर एक चीज को देखना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, तब वो अप्रूवल लेके तब गाड़ी को चलाएगा। तो अगर इस पे मैनेजमेंट फेलियर यहाँ पर दिखाई दिया कि ऐसा नहीं हुआ, तो इसके मतलब मैनेजमेंट फेल था। दूसरी चीज देखी गई कि वहां पर एक बंदा जो रोड क्रॉस कर रहा था यानी अनऑथराइज वे से वो पार कर रहा था, तो वहां पर भी उसके अंदर भी अवेयरनेस नहीं थी, या जो भी उसका अनसेफ बिहेवियर रहा हो, तो इसके पीछे भी मैनेजमेंट फेलियर देखा गया। यानी मोस्टली एक्सीडेंट का जो रूट कॉज निकल के आता है, मोस्टली एक्सीडेंट्स का वो मैनेजमेंट फेलियर आता है या सिस्टम वीकनेस ही आता है उसका रूट कॉज। तो हर एक एक्टर में देखा गया कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस सामने आती हैं जिसके जिसके पीछे हमेशा सिस्टम वीकनेस या मैनेजमेंट फेलियर ही निकल के आता है। लेकिन कहाँ पर वो गलती हुई है मैनेजमेंट फेलियर में? ट्रेनिंग से रिलेटेड हुई है, मेंटेनेंस से रिलेटेड हुई है, सुपरविजन से रिलेटेड हुई है, कहाँ पर वो कमी आई है तो उसको सुधारा जाता है। फिर तीसरा थर्ड रूट कॉज एनालिसिस होता है कि ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जो कि काम कर रहा होता है, उसको हम लोग अनकवर करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। क्या इनएडिक्वेट सेफ्टी पॉलिसी है? अगर पॉलिसी है तो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं है, वहां पर लागू नहीं है, लोग उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, उसको पालन नहीं कर रहे हैं।
या हो सकता है सेफ्टी प्रोग्राम्स में कमी है, या सेफ्टी का जो प्लान बनाया गया है उसमें कमी है, या प्रोसेस में कमी है, या प्रोसीजर में कमी है। सो कहा रूट कॉज ऑलवेज प्री एग्जिस्ट सरफेस कॉजेज and may function through poor component design to allow, promote, encourage, or even require system that result in hazardous conditions and unsafe behavior. जो रूट कॉज होता है वो हमेशा देखा जाता है कि वो पहले से ही प्री एग्जिस्ट करता है, सरफेस कॉज को बना के रखता है। अगर कहीं पर भी कोई पुअर कंपोनेंट डिजाइन दिखाई दिया, या कोई सिस्टम को अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो उसी के वजह से अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट होते हैं। और आप जानते हैं अनसेफ कंडीशन मतलब हजार्डस कंडीशन, और अनसेफ एक्ट मतलब अनसेफ बिहेवियर। तो वो आप जानते हैं कि हेनरिच के लॉ के अकॉर्डिंग 88% एक्सीडेंट्स जो कॉज होते हैं वो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं, 10% अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। तो 98% अनसेफ जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। और ये अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन किस वजह से अराइज होता है? सिस्टम वीकनेस की वजह से, मैनेजमेंट वीकनेस की वजह से। अगर लीडरशिप नहीं है, टॉप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है हमारे यहाँ सेफ्टी में, तो जब ऊपर से ही लोग उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, तो नीचे वाले भी उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। कहा इन विच फेज ऑफ द कॉज एनालिसिस डू वी वांट टू नो व्हाट सिस्टम वीकनेस कंट्रीब्यूट टू द एक्सीडेंट। किस फेज के अंदर हम लोगों को पता चलता है कि सिस्टम वीकनेस क्या है? तो रूट कॉज एनालिसिस में पता चलता है सिस्टम वीकनेस कौन कौन सी है। अच्छा, फेज 1 को अब थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि फेज 1 जो है, जो इंजरी यानी जो इंजरी फेज होता है, फेज ऑफ इंजरी होता है, पहला फेज होता है। तो उसमें जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल एनर्जी, उस फेज के अंदर क्या हम लोग एनालाइज करते हैं? एक्सीडेंट्स को एनालाइज नहीं करते हैं। पहला फेज यही होता है कि किस तरीके की एनर्जी ट्रांसफर हुई। वो एनर्जी केमिकल हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल हो सकती है, वो मैकेनिकल हो सकती है, थर्मल हो सकती है, ठीक है ना, पेनोमेटिक हो सकती है, प्रेशर वाली हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हो सकती है। तो कहा इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल इंजरीज टू वर्कर्स आर कॉज्ड बाय वन थिंग। ये हमेशा इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जितनी भी इंजरीज होती हैं एक्सीडेंट में वर्कर को, वो क्यों होती हैं? द हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार की एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से होती हैं। वो एनर्जी क्या इलेक्ट्रिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, थर्मल हो सकती है, प्रेशराइज प्नेमेटिक हो सकती है, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। लेकिन जो भी चोट लगी है वो किसी न किसी टाइप्स की ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से चोट लगी है हमारी। तो इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कहा कहा कि इफ अ हर्श एसिड स्प्लैशेस ऑन योर फेस, अगर एक एसिड जो है वो हमारे ऊपर फेस के ऊपर पड़ जाती है, तो यू मे सफर केमिकल बर्न, केमिकल की वजह से बर्न हो सकता है वो केमिकल एसिडिक नेचर का हो, तो हमारी फेस की स्किन को जला देगी। बिकॉज योर स्किन हैज बीन एक्सपोज्ड टू ए केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डिस्ट्रॉय टिश्यूज। क्योंकि वो एनर्जी क्या है कि वो हमारे ऊपर पड़ी तो हमारे टिश्यूज को बर्न कर दिया, उसने जला दिया उस केमिकल को। सो इन दिस इंस्टेंस द डायरेक्ट कॉज ऑफ द इंजरी इज हार्मफुल केमिकल रिएक्शन। जो डायरेक्ट कॉज क्या है? हार्मफुल जो केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्ट कॉज है, ठीक है। द रिलेटेड सरफेस कॉज माइट बी द एसिडिक नेचर ऑफ द केमिकल। दूसरा क्या है? सरफेस कॉज क्या हो सकता है? एक तो डायरेक्ट कॉज क्या निकला कि भाई इसका बिहेवियर ऐसा है कि वो टिश्यूज को, केमिकल ने टिश्यूज को डैमेज कर दिया। जो सरफेस कॉज क्या हो सकता है कि नेचर ऑफ द केमिकल या कंडीशन हो सकती है, द वर्किंग विदाउट प्रॉपर फेस प्रोटेक्शन पीपीज या अनसेफ बिहेवियर, ये हमारे सरफेस कॉजेज हो सकते हैं कि भाई हमने गलत तरीके से उस चीज को उठाया, इस वजह से छलक के हमारे फेस पे पड़ गया, ये भी सरफेस कॉज हो सकता है। या फिर हमने पीपीज को नहीं पहना, ये भी सरफेस कॉज हो सकता है। या उस केमिकल का नेचर है, कंडीशन है कि वो जला देता है, तो ये भी एक सरफेस कॉज हो सकता है। तो डायरेक्ट कॉज क्या था? इंजरी का हार्मफुल केमिकल रिएक्शन, उसका केमिकल रिएक्शन हार्मफुल था। सरफेस कॉज क्या निकला उसके अंदर कि पीपीज नहीं पहने थे, इस वजह से फेस पे पड़ा, या हमारा बिहेवियर था अनसेफ एक्ट के तरीके से कर रहे थे, ये हमारे सरफेस कॉज निकले। फिर कहा इफ योर वर्कलोड इज टू स्ट्रेनस, कहा अगर आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है,
फोर्स रिक्वायरमेंट ऑन योर बॉडी में कॉज ए मसल स्ट्रेन। अब आपका काम बहुत भारी सामानों को उठाने का है अगर किसी वर्कर का, तो जो फोर्स है ना, जो रिक्वायर हो रहा है उस चीज को उठाने के लिए बॉडी से मसल्स में, तो हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर स्ट्रेन कॉज कर सकते हैं, मसल्स के अंदर खिंचाव पैदा कर सकते हैं। सो हियर द डायरेक्ट कॉज ऑफ द इंजरी इज हार्मफुल लेवल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो कौन सी है, यहाँ पर डायरेक्ट कॉज क्या होगा, सॉरी, जो डायरेक्ट कॉज ऑफ इंजरी क्या होगी, वो है हार्मफुल लेवल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो हम लोग बहुत ताकत से उठा रहे हैं ना, ये हमारा डायरेक्ट कॉज होगा। एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम मोशन, जब भाई सामान को उठा रहे हैं नीचे से तो खिंचाव आ रहा है बॉडी के ऊपर, तो ये मोशन है ना, काइनेटिक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट कॉज है। फिर कहा कॉजिंग इंजरी टू मसल्स टिश्यूज, जो कि काइनेटिक एनर्जी मसल टिश्यूज में कॉज हो रही है। कहा अब इसी से रिलेटेड जो सरफेस कॉज होगा एक्सीडेंट्स का, वो हो सकता है थकान, हो सकता है हजार्डस कंडीशन जिसको कह सकते हैं, या इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक हो सकती है, सेंसिटिव बिहेवियर कह सकते हैं। अब थकान बहुत ज्यादा है, तो थकान ज्यादा होने की वजह से हम हार्मफुल काइनेटिक एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाए, और हमने क्यों जो है थकान के बावजूद भी हम काम क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट फेल्योर। तो रूट कॉज मैनेजमेंट फेल्योर, हम थकान में काम कर रहे हैं या हमको गलत तरीके से सामान उठाना पड़ रहा है, हम सही तरीका नहीं जानते हैं, ये सरफेस कॉज है। और सरफेस कॉज के पीछे मैनेजमेंट फेल्योर है, मैनेजमेंट की वीकनेस निकली, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वीक है, इस वजह से हमारा अनसेफ कंडीशन है और अनसेफ बिहेवियर है। यानी थकान में भी काम कर रहे हैं और तरीका भी नहीं पता है हम लोगों को, ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड की, तो ये सरफेस कॉज है। सरफेस कॉज की वजह से डायरेक्ट कॉज जो एक्सीडेंट का हुआ, जैसे तो डायरेक्ट कॉज में देखा गया कि जो काइनेटिक एनर्जी जो यूज हुई है, यानी कि हम लोगों ने मोशन किया है, उसकी वजह से हमको स्ट्रेन हो गया है मसल्स के अंदर, तो वो डायरेक्ट कॉज निकला। तो चाहे आप नीचे से देख सकते हैं, एक्सीडेंट हमेशा फेज 1 से देखा जाता है कि काइनेट यानी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से इंजरी हुई है, चोट लगी है, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। उसके पीछे उसका सरफेस कॉज देखा जाता है, जो अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन हो सकता है, और उस अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन के पीछे थर्ड फेज देखा जाता है, तो उसमें हो सकता है सिस्टम वीकनेस उसके अंदर दिखाई दे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक एक स्टेप्स को हम लोग जज कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर हम क्लोजर लुक लेंगे और भी एनर्जी के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे और बताया, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज दैट द डायरेक्ट कॉज ऑफ द इंजरी इज नॉट द सेम एज द सरफेस कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इवेंट। हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है कि डायरेक्ट कॉज जो होता है वो सेम नहीं हो सकता है सरफेस कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इवेंट के। डायरेक्ट कॉज हमेशा अलग होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सरफेस कॉज अलग होगा, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन, और तीसरा जो मैनेजमेंट फेलियर होगा वो थर्ड फेज होगा। तो कहा डायरेक्ट कॉज, द डायरेक्ट कॉज ऑफ इंजरी इज द हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्सपोजर टू दैट एनर्जी। जो डायरेक्ट कॉज है वह है हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और वो हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सिक्वेंस है, ये घातक परिणाम है, वो एक्सपोजर है कि हम एक्सपोज हुए हैं उस एनर्जी में। अब हो सकता है कि भाई करंट में एक्सपोज हुए हैं ना, तभी तो ट्रांसफर हुई है, अगर एक्सपोज ना करे तो ट्रांसफर कैसे होगी हमारे। तो कहा द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द हार्मफुल एनर्जी ट्रांसफर इज इंजरी। और जब भी कोई हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है तो उससे इंजरी कॉज होती है। तो कहा द कॉज इज द हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द इफेक्ट इज एनर्जी। कारण क्या निकला, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उस एक्सीडेंट चोट का, और इफेक्ट उस एनर्जी का क्या हुआ, इंजरी हुआ। यानी उस हार्मफुल एनर्जी जो ट्रांसफर हुई उसने इंजरी कॉज की। सरफेस कॉज के बारे में आपको बताया था कि सरफेस कॉज कोई कंडीशन हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, यानी अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन हो सकती है, that interacts in a way that result in harmful transfer of energy। वो इस तरीके से इंटरेक्ट होती है। कहा कि hazardous event occur when somebody or something comes in contact with the hazard। hazardous event तभी होता है जब कोई व्यक्ति वस्तु hazard के कांटेक्ट में आता है। तो उसी तरीके से कहा कि the surface cause of the accident is the condition and behavior that interact in a way that result in a harmful transfer of energy। भाई हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्यों होती है, वो सरफेस कॉज की वजह से होती है। सरफेस कॉज मतलब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, जिसकी वजह से कोई ये इंटरेक्ट होते हैं तो हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। तो इसी वजह से कहा द इंटरेक्शन ऑफ द कंडीशन एंड बिहेवियर इन केस द इफेक्ट इज द हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब भी इंटरेक्शन होगा अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन का हजार्ड से, तो वो ट्रांसफर करेगी वो एनर्जी।
जब भी उस एनर्जी के कांटेक्ट में अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट क्रिएट होगा तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि पीछे क्या होता है, हर एक डायरेक्ट कॉज के पीछे सरफेस कॉज होता है और हर एक सरफेस कॉज के पीछे मैनेजमेंट फेलियर होता है। इसीलिए कहा जाता है द डायरेक्ट कॉज ऑफ इंजरी और इलनेस इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ द हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हमेशा हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से डायरेक्ट कॉज होता है, इंजरी होता है। तो वो तो डायरेक्ट कॉज को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब डायरेक्ट कॉज में वही हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पहली चीज, पहला फेज हम लोगों ने उसी ऊपर जो हम लोगों ने 3 हेडिंग्स देखी थी, फेज 1 इंजरी, फेज 2 सरफेस कॉज, फेज 3 रूट कॉज, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें। तो दूसरा जो फेज आता है एक्सीडेंट्स को एनालाइज करने का, उसमें इवेंट्स को एनालाइज करने का, तो उसमें आता है सरफेस कॉज एनालिसिस। तो सरफेस कॉज एनालिसिस के बारे में आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सरफेस कॉज किसको कहते हैं, कि जो भी हजार्डस कंडीशन या हजार्ड या अनसेफ कंडीशन है और जो अनसेफ एक्ट है, तो यही जो है हमारे सरफेस कॉज को कॉज करते हैं। इन्हीं की वजह से डायरेक्ट कॉज स्टार्ट होता है और उस डायरेक्ट कॉज में हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, जिसका रिजल्ट होता है इंजरी, नुकसान। तो कहा द सरफेस कॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स आर दोज हजार्डस कंडीशन एंड अनसेफ और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर विद इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट हैव डायरेक्टली कॉज्ड और कंट्रीब्यूटेड इन सम वे टू द एक्सीडेंट। जो सरफेस कॉज किसी एक्सीडेंट्स का होता है वो हजार्डस कंडीशन या अनसेफ एक्ट या अनसेफ बिहेवियर होता है किसी सीक्वेंस ऑफ द इवेंट के सीक्वेंस के अंदर, जो डायरेक्टली कॉज करते हैं कि किसी एक्सीडेंट्स को होने के लिए। तो कहा यह हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है दैट सरफेस कॉज डिस्क्राइब यूनिक कंडीशन और इंडिविजुअल बिहेवियर। सरफेस कॉज क्या डिस्क्राइब करता है कि क्या चीजें अनसेफ कंडीशंस हमारे वर्क प्लेस पे हैं, किस तरीके के हजार्ड हैं वहां पर, या किस तरीके का अनसेफ बिहेवियर या अनसेफ एक्ट लोग कर रहे हैं। हजार्डस कंडीशन का मतलब वही कहा कि when somebody or something comes in contact with the hazard then hazardous condition और hazardous event occur। तो hazardous condition is characterized by the following। hazardous condition किसको कहेंगे आप? अब सरफेस कॉज में क्या होता है कि एक्सीडेंट तभी होता है जब hazardous condition या अनसेफ बिहेवियर जो होता है वो सीक्वेंस में देखा जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट कॉज डेवलप होता है, हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। तो कहा अ यूनिक टूल, नया टूल कोई हो, piece of equipment, machinery etc. that is not properly guarded और somehow defective। ये तो गार्ड नहीं किया गया है, ये तो डिफेक्टिव है, ये हजार्डस कंडीशन मानी जाएगी। एम्प्लॉइज है, उसका जो स्टेट है, जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो क्या है, थकान वाली है, बहुत थकान है उसको, किसी एम्प्लॉय को, तो ये हजार्डस कंडीशन मानी जाएगी। या वो डिस्ट्रैक्टेड है, उसका ध्यान कहीं भंग है, तो हजार्डस कंडीशन मानी जाएगी। या फिर मे बी ए यूनिक डिफेक्ट इन द प्रोसेस, कि एक प्रोसेस चल रहा था, एक प्रोसीजर चल रहा था, एक प्रैक्टिस चल रही थी, उसके अंदर एक यूनिक डिफेक्ट आ जाए, एक नया डिफेक्ट आ जाए जिसके बारे में पिछले हम लोगों ने नहीं देखा था, नहीं ध्यान दिया था, वो हजार्डस कंडीशन होगी। फिर कहा ये हजार्डस कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल्स के अंदर डेवलप हो सकती है, किसी भी जगह पर पाई जा सकती है। फिर कहा कि ये रिजल्ट होता है डीपर रूट कॉज की वजह से। भाई जो हजार्डस कंडीशन डेवलप होती है, अनसेफ कंडीशन जो डेवलप होती है, ये रूट कॉज की वजह से होती है, मैनेजमेंट फेलियर की वजह से होती है। अगर मैनेजमेंट अगर बहुत अप्रोप्रिएट रहे तो कभी भी हजार्डस कंडीशन क्रिएट नहीं होगी, यानी हजार्ड सब रिमूव कर दिए जाएंगे ना, रिस्क असेसमेंट करके, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करके, सेफ्टी वॉक करके, सेफ्टी सर्वे करके, सेफ्टी सैंपलिंग करके हम लोग सारे के सारे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको सबको या तो रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या रिड्यूस कर देंगे, या फिर उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन ये डीपर रिजल्ट होता है किसकी वजह से, रूट कॉज की वजह से, जब मैनेजमेंट वीक होता है या मैनेजमेंट फेलियर होता है। फिर ये तो बात हुई अनसेफ कंडीशन की। अब अनसेफ और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, किन किन चीजों को हम आप कहेंगे कि ये अनसेफ बिहेवियर है या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, किसको कहेंगे। फिर कहा जैसे कि कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई ऐसा एक्शन करना जो कि अनसेफ हो या फेल हो जाए, फेलियर हो उस एक्शन को सेफ तरीके से करने में, तो हम लोग उसको अनसेफ या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर कहेंगे। भाई आप करना चाहते हैं लेकिन फेल हो गए,
या आप इच्छा ही नहीं है, आपको बिना पीपीज के काम करना ही पसंद है किसी वर्कर को, तो उसे हम लोग अनसेफ बिहेवियर, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर कहेंगे। फिर कहा ए यूनिक परफॉर्मेंस एरर इन प्रोसेस, कोई ऐसी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं जो परफॉर्म करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस हुआ तो वो यूनिक एरर निकल के आया प्रोसेस के अंदर, प्रोसीजर के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर, तो उसे हम लोग अनसेफ या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर कहेंगे। अब कहा मे एग्जिस्ट एट एनी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये अनसेफ बिहेवियर या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनसेफ एक्ट किसी भी लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के ये क्रिएट हो सकता है, निकल के आ सकता है। फिर कहा कि जो ये इनएप्रोप्रिएट अनसेफ एक्ट आर द रिजल्ट ऑफ डीपर रूट कॉज, भाई अनसेफ कंडीशन हो या हजार्डस कंडीशन हो या अनसेफ या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, चाहे अनसेफ एक्ट हो चाहे अनसेफ कंडीशन हो, ये किस वजह से क्रिएट होते हैं? डीपर रूट कॉज फेलियर की वजह से, यानी कि मैनेजमेंट फेलियर की वजह से। तो इसीलिए कहा इट्स इंपॉर्टेंट टू नो मोस्ट हजार्डस कंडीशन इन द वर्क प्लेस आर द रिजल्ट ऑफ अनसेफ और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट प्रोड्यूस देम। तो अनसेफ कंडीशन जो होते हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं? गड्ढा क्यों छूटा है वहां पर? कोई गड्ढे, रास्ते में गड्ढा छूटा हुआ है, या कोई सरिये किसी ने इकट्ठा करके वहां पर छोड़ दी है रास्ते में, या लाइट नहीं है, बल्ब वहां पर काम नहीं कर रहा है, या तो ये जितने भी अनसेफ कंडीशन या हजार्डस कंडीशन वर्क प्लेसेस पे क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से 10% एक्सीडेंट होते हैं वर्क प्लेस पे, ये क्यों हो रहे हैं? तो इसीलिए कहा इट इज इंपॉर्टेंट टू नो मोस्ट हजार्डस कंडीशन, या मोस्टली जो हजार्ड अवेलेबल होते हैं, अनसेफ कंडीशन होती है वर्क प्लेसेस के ऊपर, वो किसका रिजल्ट होता है? इट रिजल्ट ऑफ द अनसेफ एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनसेफ एक्ट या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है जो उसको प्रोड्यूस करता है। भाई किसी ने अनसेफ एक्ट किया होगा तभी तो अनसेफ कंडीशन क्रिएट हुई है। गार्ड्स अपने आप तो मशीन का नहीं निकल गया ना, अब किसी ऑपरेटर ने उसको खोल के हटा दिया, तो अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट का ही रिजल्ट वो अनसेफ कंडीशन है। और ये दोनों चीजें किस वजह से डेवलप होती हैं? मैनेजमेंट फेलियर की वजह से। अगर मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो डेवलप होंगे, क्रिएट होंगी हमारे वर्क प्लेसेस के ऊपर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सरफेस कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट? सरफेस कॉज का एग्जाम्पल कौन सा है? भाई अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जो भी हैं वो वही माने जाते हैं। तो इनएडिक्वेट सेफ्टी इंस्पेक्शन है वो भी माना जाएगा सरफेस कॉज, लैक ऑफ सेफ्टी सुपरविजन लीडरशिप वो भी माना जाएगा, डिफेक्टिव पीस ऑफ इक्विपमेंट भी माना जाएगा, इनएडिक्वेट सेफ्टी ट्रेनिंग भी मानी जाएगी। ये इनएफेक्टिव सेफ्टी ट्रेनिंग ये रूट कॉज का होगा, इनएडिक्वेट सेफ्टी इंस्पेक्शन रूट कॉज का होगा, लैक ऑफ सेफ्टी सुपरविजन लीडरशिप रूट कॉज की होगी, बट डिफेक्टिव पीस ऑफ इक्विपमेंट जो है वो सरफेस कॉज माना जाएगा। तो सरफेस कॉज जो इसने एग्जाम्पल दिया है कि सरफेस कॉज का एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, तो कहा है डिफेक्टिव पीस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का डिफेक्टिव पीस जो है वो अनसेफ कंडीशन या सरफेस जो है वो कॉज का एक एग्जाम्पल माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का रूट कॉज एनालिसिस, जो मेन कारण है किसी भी एक्सीडेंट का। तो रूट कॉज एनालिसिस एक्चुअली में रूट कॉज होता क्या है? द रूट कॉज फॉर एक्सीडेंट्स आर द अंडरलाइंग एसएमएस वीकनेस। एसएमएस मतलब होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की एक वीकनेस है यहाँ पर, दैट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स। अब सेफ्टी मैनेजमेंट क्यों गड़बड़ करता है? इसके थाउजेंड्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। सिस्टम वीकनेस के एक रीजन नहीं हो सकते हैं। सो एनी नंबर ऑफ विच कैन समहाउ कंट्रीब्यूट टू द सरफेस कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। कोई भी एक कारण सरफेस कॉज को क्रिएट कर सकता है। दिस लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन कॉज एनालिसिस इन क्वालिटी टर्म। इसको हम लोग कॉमन कॉज एनालिसिस भी कहते हैं, तो एक क्वालिटी टर्म के अंदर। बिकॉज यू आर अंडरलाइंग ए सिस्टम कंपोनेंट्स दैट में कंट्रीब्यूट टू कॉमन कंडीशंस एंड बिहेवियर। आप क्यों कर रहे हैं ये इस टाइप के जो इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली रूट कॉज को पता करते हैं, कॉमन कॉज पता करते हैं, डायरेक्टली उसको पता करके फिर देखा जाता है कि किस कारण की वजह से ये सरफेस कॉज क्रिएट हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर मूव कर जाते हैं उसमें। ठीक है ना? अच्छा, एसएमएस डिजाइन। अब इसके अंदर कई चीजें होती हैं। द सिस्टम वीकनेस कैन बी ऑन द टू फॉर्म्स। सिस्टम वीकनेस दो प्रकार की हो सकती है। पहला होता है जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन रूट कॉज। जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो डिजाइन है, उसका जो रूट कॉज है। अगर इनएडिक्वेट डिजाइन है सेफ्टी मैनेजमेंट का
वन और मोर कंपोनेंट ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी डिजाइन है, एक से अधिक जो है वो डिजाइन में गड़बड़ी है। डिजाइन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि पॉलिसी है, प्लान्स है, प्रोग्राम है, प्रोसेस है, प्रोसीजर है, प्रैक्टिसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इनकी डिजाइन अगर सही नहीं है तो ये सिस्टम वीकनेस माना जाता है। कहा गया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर एप्रोप्रिएट कंडीशन, जैसे एक्टिविटीज है, बिहेवियर है, प्रैक्टिसेस है विच अकर्स कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द वर्क प्लेस, वो सारे के सारे काम हैं। इसको यही सुनिश्चित कर पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, प्रोसेस, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस यही सुनिश्चित करते हैं कि जो भी मेक श्योर करते हैं कि जो एप्रोप्रिएट कंडीशन है वो सही है कि नहीं है, एक्टिविटीज सही से हो रही हैं, लोगों का बिहेवियर सही है कि नहीं सही है, जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं थ्रू आउट द वर्क प्लेसेस वो सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो डिजाइन रूट कॉज डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड अल्टीमेटली दैट कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट एक्सीडेंट। जो डिजाइन फेलियर होता है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का, एक तो डिजाइन ही में गड़बड़ी है। पॉलिसी आपने क्या किया कि पॉलिसी सही तरीके से बनाई ही नहीं। पॉलिसी में प्रॉपर तरीके से उसको जो है बनाना था कि उसमें जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को लिखना था, जिसके अंदर कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन, कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय और इन्वायरमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट और कंट्री से है, वो कमिटमेंट्स प्रॉपर तरीके से लिखे नहीं है। या जो दूसरा पार्ट पॉलिसी का होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का होता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन कहा जाता है, जिसके अंदर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी जाती हैं, तो उसमें रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही तरीके से नहीं लिखी गई। जैसे अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटीज एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होनी थी या उसका डेलीगेशंस का जो रूल था कि एक दूसरे को दे सकते हैं अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं था। तो कहा गया कि डिजाइन रूट कॉज डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड अल्टीमेटली दे कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट एक्सीडेंट। डिजाइन फेलियर की वजह से ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं कि उसका डिजाइन नहीं सही है। और दूसरा होता है एसएमएस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस रूट कॉज, कि भाई जो डिजाइन तो ठीक है लेकिन भाई प्रॉपर तरीके से पॉलिसी को डिजाइन कर दिया, लेकिन पॉलिसी को अगर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, लोगों को बताया नहीं जाएगा, लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, लोगों को उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होंगी, तो भी फिर वो सरफेस कॉज क्रिएट होगा, वो भी फिर फेल हो जाएगा, इसके वजह से भी एक्सीडेंट होगा। तो दूसरा है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस यानी कि रूट कॉज inadequate implementation of one or more component of the safety management system। एक या एक से अधिक कोई भी कंपोनेंट्स अगर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रॉपर तरीके से अगर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी एक्सीडेंट्स होगा। सो आफ्टर ईच सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स इज डिजाइन, जितने भी सेफ्टी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स के जो डिजाइंस होते हैं इट मस्ट बी इफेक्टिवली कैरिड आउट और इम्प्लीमेंटेड। जितने भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, पॉलिसी की हो, ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन हो, चाहे रिव्यू सेक्शन हो, तो सारे के सारे सेक्शन जितने भी हैं उसके प्रॉपर तरीके से जितने भी कंपोनेंट्स है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, वरना वीकनेस मानी जाएगी। तो कहा परफॉर्मेंस रूट कॉज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जो परफॉर्मेंस रूट कॉज होता है वो बिहेवियर बताता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या बिहेवियर है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर बनाया बहुत अच्छा, डिजाइन बहुत अच्छी है, फॉलो तो हम ISO का 45001 मैनेजमेंट सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं और सारी चीजें सुव्यवस्थित की हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट या लागू नहीं किया अगर फील्ड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो परफॉर्मेंस रूट कॉज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द SMS। यू मे डिजाइन एन इफेक्टिव सेफ्टी प्लान, एक सेफ्टी प्लान बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, येट सफर फेलियर बिकॉज इट वाजंट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। डिजाइन तो बहुत बढ़िया किया आपने कि सेफ्टी प्लान बहुत अच्छा डिजाइन है कि सारे काम बहुत प्रॉपर तरीके से होंगे, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया प्रॉपर तरीके से। और जब आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया प्रॉपर तरीके से तो फिर उसमें उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, उसका रिजल्ट यही है कि एक्सीडेंट होगा। On the other hand, if you effectively implement a poor design components, you will get the same result। लेकिन अगर ये भी किया कि इम्प्लीमेंट तो बहुत अच्छा से कर रहे हो लेकिन उसकी डिजाइन जो है वो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत पुअर है, अगर सही से डिजाइन नहीं किया गया है सारे कंपोनेंट्स को, तो भी वही चीज रिजल्ट आएगा कि वो उसका कोई फायदा नहीं, एक्सीडेंट तब भी होगा। सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट इन एडिक्वेट सिस्टम परफॉर्मेंस, इनएडिक्वेट रिजल्ट आपको मिलेगा। कहा कि
डिजाइन, जब भी रूट कॉज की बात करते हैं कि रूट कॉज एनालिसिस होती है, तो रूट कॉज के अंदर हम लोग देखते हैं कि सिस्टम की डिजाइन सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। सारे कंपोनेंट्स, प्लानिंग में सारे कंपोनेंट्स, पॉलिसी में सारे कंपोनेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग में सारे कंपोनेंट्स, ये उसके बाद फिर तीसरा, अगर पॉलिसी की बात करते हैं तो जो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है उसको भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया जाना चाहिए कि काम को किस तरीके से करना है। रिस्क असेसमेंट को सिर्फ अगर आप डिजाइन कर लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट ना करिए तो भी कोई फायदा नहीं है, और अगर बहुत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन डिजाइन सही नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरीके से सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का भी है कि मैनेजमेंट सिस्टम का फॉलो तो आप ISO 45001 कर रहे हैं, डिजाइन बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो ये फेल होगा। इसकी वजह से ही जो मैनेजमेंट फेलियर होगा, चाहे डिजाइन की फेलियर हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्मेंस का फेलियर हो, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, सरफेस कॉस्ट क्रिएट होगा, यानी अनसेफ एक्ट और अनसेफ बिहेवियर क्रिएट होगा, अनसेफ कंडीशन क्रिएट होगी वर्क प्लेसेस के ऊपर, और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अनसेफ एक्ट क्रिएट होता है। अगर मैनेजमेंट फेलियर होता है, मैनेजमेंट वीक है, चाहे डिजाइन में वीक है, चाहे इंप्लीमेंटेशन में वीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि अनसेफ एक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, और अनसेफ एक्ट जब ज्यादा होता है तो अनसेफ एक्ट के ही फलस्वरूप अनसेफ कंडीशन क्रिएट होती है कि हम आपको किसी को अब वो जो पैचेस, अब एग्जांपल लिया था फॉर्कलिफ्ट का तेल पड़ा हुआ था, वो अनसेफ एक्ट की वजह से हुआ था कि उसने मैनेजमेंट फेलियर यही था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। कि इम्प्लीमेंट अगर प्रॉपर तरीके से होता तो हर एक ऑपरेटर प्री चेक लिस्ट लेकर के पूरी चीजों को चेक करता है, टायर प्रेशर, ऑयल तो लीकेज नहीं है, हर एक चीज, फॉग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हूटर काम कर रहा है कि नहीं, बजर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइट सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से वो चेक करता। हाइड्रोलिक के पाइप्स को चेक करता, कहीं से लीकेज तो नहीं है, तो जब लीकेज को चेक करता तो वो पता चल जाता कि हाँ ये तो लीक कर रही है। तो इस तरीके से सारी चीज चेक करती है। तो उसने नहीं चेक किया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां का मैनेजमेंट वीक है, मैनेजमेंट वीकनेस देखी गई, यानी कि जो रूट कॉज के जो निकला उसमें वो मैनेजमेंट फेलियर निकला, और इम्प्लीमेंटेशन में फेल निकला, इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाया वो। हो सकता है कि डिजाइन तो बहुत अच्छी होगी, सबको ये करना है, लेकिन उसने किया नहीं। क्यों नहीं किया? सुपरविजन मेंटेन नहीं था उसमें, तो मैनेजमेंट वीक था, तो इस वजह से नहीं किया। तो इस तरीके से हम लोग 3 फेजेस में एनालाइज करते हैं एक्सीडेंट्स की, जो एनालिसिस होती है। तो फैक्ट, जो हम लोग फैक्ट फाइंडिंग जब करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं कि पहला फेज देखते हैं कि उसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या निकला, चेंज यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या हुई है। फिर हम लोग दूसरा फेज देखते हैं जिसके अंदर हम लोग सरफेस कॉस्ट देखते हैं, जिसमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन या हजार्डस कंडीशन या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को देखते हैं। और तीसरा हम लोग थर्ड फेज जो देखते हैं वो हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि भाई हमारा रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिजाइन की फेलियर है या इम्प्लीमेंटेशन की फेलियर है। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा एग्जांपल से सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन के रूट कॉज का? अगर फेलियर टू एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली व्हेन फायर अलार्म साउंड, ये क्या, ये मैनेजमेंट फेलियर है? या फेलियर टू असेंबली प्रॉपर्ली ड्यूरिंग फायर ड्रिल, no written emergency action plan, fire prevention plan, employees are unfamiliar with how to use the fire extinguisher। तो no written emergency action plans, fire prevention plans जो है वो, ये आपकी जो है वो डिजाइन की फेलियर है। जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका जो डिजाइन है फेलियर क्या है कि वहां पर रिटर्न में कोई इमरजेंसी प्लान नहीं था। देन हम लोग करते हैं, एज्यूम करते हैं कि एज्यूम द एसएमएस फेल्ड। मान लीजिए कि एक एसएमएस फेल हो गया। व्हेन कंडक्टिंग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, जब हम लोग एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बेसिक हमारी अभिधारणा होती है, अजम्पशंस होती है, तो हमारी बेसिक अजम्पशंस शुड भी होनी चाहिए दैट समहाउ द एसएमएस हैज फेल्ड, कि हमारा जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरीके से फेल हो गया है। ये बेसिक अजम्पशंस होनी चाहिए हमारी। द इन्वेस्टिगेशन विल एदर वेरीफाई दिस अजम्पशंस, इन्वेस्टिगेशन में इस चीज को हम लोग वेरीफाई करेंगे, और प्रूव इट रॉन्ग, ये तो हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे कि हमारी अभिधारणा गलत थी, ठीक है ना। लेकिन अजम्पशन यही होना चाहिए कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फेल हुआ है, कुछ फेलियर हुआ है। तो जब भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये तो हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि हाँ क्या वाकई मैनेजमेंट फेल हुआ है, या अपने आप को प्रूव करेंगे कि हम गलत थे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी वेरीफाइड, मोस्ट ऑफ द टाइम यही पाया जाता है कि हाँ वो सही निकलता है कि मैनेजमेंट की ही गलती होती है, ये तो डिजाइन में, ये तो इम्प्लीमेंटेशन में। सो व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों होता है? मोस्ट एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस रिजल्ट फ्रॉम अनसेफ वर्क बिहेवियर। जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, मोस्टली एक्सीडेंट जो होते हैं वर्क प्लेसेस के ऊपर, वो रिजल्ट किसके होते हैं? अनसेफ एक्ट या अनसेफ बिहेवियर के होते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि हेनरिच ने इसकी थियरीज में, अपनी थियरीज में बताया कि 88% एक्सीडेंट्स जो है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं, अनसेफ बिहेवियर की वजह से होते हैं। तो कहा अनसेफ बिहेवियर आर द प्राइमरी सरफेस कॉज फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑल वर्कप्लेस एक्सीडेंट। ये बड़ा मेजर कारण है सारे वर्क प्लेसेस के एक्सीडेंट का, कि अनसेफ एक्ट या अनसेफ बिहेवियर। फिर हजार्डस कंडीशन जो है वो प्राइमरी सरफेस कॉज वो भी आता है फॉर ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ वर्कप्लेस एक्सीडेंट। अनसेफ एक्ट की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वर्कप्लेस पे, अनसेफ कंडीशन की वजह से कम होते हैं। और उसके बाद अनकंट्रोलेबल अननोवेबल यानी एक्ट ऑफ गॉड, यानी अकाउंट फॉर द रिमेनिंग वेरी स्मॉल परसेंटेज। जैसे हेनरिच की थियरीज में कहा गया कि अनसेफ एक्ट या अनसेफ बिहेवियर से 88% एक्सीडेंट होते हैं वर्कप्लेस पे, अनसेफ कंडीशन या हजार्डस कंडीशन की वजह से 10% होते हैं। तो 98% तो इसकी वजह से होते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से। फिर कहा रेस्ट 2% एक्सीडेंट जो है वो नेचुरल डिजास्टर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होते हैं, बाढ़ का आ जाना, भूकंप आ जाना, हवा का बहुत तेज चल जाना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये रेस्ट 2% में सिर्फ 2% में आते हैं। तो एक स्टैटिस्टिक्स बताई जाती है कि स्टैटिस्टिक्स imply that because safety management system weakness contribute in some ways to workplace hazardous conditions and unsafe behavior, those weakness are ultimately responsible for almost all the workplace accident। कहा स्टैटिस्टिक्स से ही बताती है कि सिस्टम वीकनेस ही कंट्रीब्यूट करती है। ज्यादातर कंडीशन में देखा जाता है कि अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन क्यों हो रही है, सिस्टम वीकनेस की वजह से हो रही है। अगर आप पूरे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे, हर जगह आपको सिस्टम वीकनेस मिलेगी। सिस्टम वीकनेस में भी हो सकता है डिजाइन का फेलियर हो, या तो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया हो, यानी बनाया तो बहुत अच्छा, सब कुछ प्लान करके रखा था लेकिन उसको लागू ही सही तरीके से नहीं किया। तो ट्रेनिंग के बारे में लिखा गया बहुत अच्छा, प्लान किया गया, डिजाइन किया गया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जब इंप्लीमेंट नहीं होगी तो स्किल्स कैसे डेवलप होगी? एजुकेट करने के लिए प्लानिंग बहुत बढ़िया की, ऑर्गेनाइजिंग बहुत बढ़िया की, लेकिन इंप्लीमेंटेशन फेल हो गया। तो इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो क्यों फिर वो इफेक्टिव ही नहीं होगी। ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में देखा जाता है जो मैनेजमेंट वीकनेस होती है, कंट्रीब्यूट करती है एक्सीडेंट्स को, उसमें वही चीज भाई जो सबसे मेन रूट कॉज होती है मैनेजमेंट वीकनेस होती है, जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस क्रिएट होती हैं और इसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, जिसके फलस्वरूप चोट लगती है वर्कर्स को। तो यही पैटर्न हमेशा चलता है। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर शुड अज्यूम्स दैट मोस्ट एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय अ सिस्टम वीकनेस। हमेशा इस चीज को इन्वेस्टिगेटर को सोच के अजम्पशन होना चाहिए, अभिधारणा होनी चाहिए कि ये सिस्टम वीकनेस की वजह से होती है। चलिए सिस्टम की वीकनेस से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? तो इस स्टेप्स के अंदर हम लोग प्रपोज करते हैं रिकमेंडेशन को कि इफेक्टिव इमीडिएट करेक्टिव एक्शन क्या होगा। एक शॉर्ट टर्म कंट्रोल मेजर लगाया जाता है, एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेजर लगाया जाता है। तो इमीडिएट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स क्या लगाएंगे आप, क्या करेक्टिव एक्शंस आप लगाएंगे उसमें, और जब भी आप लगाएंगे तो उससे क्या होगा? तो व्हेन अप्लाइड इफेक्टिवली कैन ट्रांसफॉर्म द इन्वेस्टिगेशन इनटू अ वैल्यूएबल प्रोएक्टिव प्रोसेस दैट हेल्प टू प्रिवेंट द फ्यूचर इंजरीज। तो कहा कि भाई उसी टाइम इन्वेस्टिगेशन किया, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो कुछ करेक्टिव एक्शन भी साथ में आपको लिखना पड़ेगा। ये करेक्टिव एक्शन जब आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा बहुत ही वैल्यूएबल प्रोएक्टिव प्रोसेस के अंदर, एक स्टेप्स बढ़ जाएगा ताकि ऐसे इवेंट्स दोबारा फ्यूचर में ना हो। तो कहा इट्स इंपॉर्टेंट टू डिवाइड योर रिकमेंडेशंस इनटू कैटेगरीज। आप अपनी रिकमेंडेशन को कैटेगरी में, आप जैसे कि नीचे बताए गए कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके रिकमेंडेशन हमेशा देंगे, ऑप्शन देंगे आप। ऐसा नहीं है कि भाई पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, पैसे कम है तो कैसे करेंगे, पैसे ज्यादा है तो कैसे करेंगे। ऑप्शंस हमेशा देना चाहिए ताकि जो इम्प्लीमेंट करने वाला जो मैनेजमेंट है ना, उसके पास फिर कोई क्लूज न रह जाए, बहाने ना रह जाए, इश्यू यानी कि कोई ऐसे बहाने ना रह जाए कि क्यों नहीं किया गया। तो हमेशा जब भी आप रिकमेंडेशन दें तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको रिकमेंडेशन को डिवाइड कर दें कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी में कैसे? पहली चीज तो यह है कि लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म, यानी एक होता है कि शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शन में जैसे इसको हम लोग कहते हैं तुरंत के तुरंत करो। अब फॉर एग्जांपल भाई आप जा रहे हैं, देखा आपने, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं हम बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल्स कि आप जा रहे हैं, देखा कि आपने कि एक बंदा है वो एस्काफोल्ड पे 30 फुट ऊंचाई पे प्लेटफॉर्म पे बिना हार्नेस के काम कर रहा है। तो आप उसके लिए फिर इमीडिएटली आपको शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट करना होगा। या तो स्टॉप द वर्क इमीडिएटली, प्रोवाइड दैट वर्कर्स हु इज वर्किंग एट हाइट अ फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैंडयार्ड एंड प्रॉपरली एंकरेज पॉइंट पे हुक करवाइए, देन रिज्यूम योर वर्क। ये शॉर्ट टर्म कंट्रोल मेजर है।
फिर लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेजर क्या प्रोवाइड करेंगे आप, कि उसको एक लाइफ लाइन प्रोवाइड की जाएगी, उसको ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद कहाँ पर ये कमी रह गई है उसको आप दूर करेंगे, उसमें ये लॉन्ग टर्म है। तो वो चीज़ बाद में होगी कि बताएंगे, उसको समझाएंगे, नॉलेज पता करेंगे, सुपरविजन क्यों हुआ उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वो अलग की चीज़ें हैं। लेकिन इमीडिएटली आप क्या करेंगे, अब रास्ते में जा रहे हैं, गड्ढा है जिसके अंदर कोई ठोकर लग सकती, गिर सकता है, हो सकता है डेथ हो जाए, इतना गहरा गड्ढा है। तो उसके लिए हम अभी रिसोर्सेज अगर नहीं हमारे पास कि उसके ऊपर हम एक सीमेंट का ब्लॉक बना करके उस पर रख सकें, और सीमेंट का ब्लॉक बनवाना पड़ेगा, रखा नहीं है, तो क्या आप उस पर कोई शॉर्ट टर्म नहीं लगाएंगे, आप उस पर लॉन्ग टर्म ही लगा देंगे कि उस पर 1 हफ्ता लगेगा। तो 1 हफ्ते के लिए आपने कह दिया 1 हफ्ते के अंदर इसको करो, तब तक के तो एक बंदा गिर के मर गया। तो जब भी कोई ऐसा अनसेफ कंडीशंस पाया जाता है, हजार्ड्स पाया जाता है, हजार्डस कंडीशन पाया जाता है, तो अनसेफ बिहेवियर पाया जाता है, तो इमीडिएटली उसके ऊपर शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शन लगाया जाता है और उसके बाद लॉन्ग टर्म भी लगाया जाता है। तो जैसा कि बताया ना कि डिवाइड करके दीजिए हमेशा, तो इमीडिएटली बताइए और लॉन्ग टर्म में बताइए। तो क्या इमीडिएट और शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शन टू एलिमिनेट और रिड्यूस द हजार्डस कंडीशन और अनसेफ बिहेवियर रिलेटेड टू द एक्सीडेंट। एलिमिनेट करिए, चाहे वो रिड्यूस करना हो हजार्डस कंडीशन, अनसेफ कंडीशन को, हजार्ड्स को रिमूव करना हो या अनसेफ एक्ट को रिमूव करना हो, उसको आप इमीडिएटली शॉर्ट में आप उसको एक्शन लीजिए। फिर लॉन्ग टर्म सिस्टम इंप्रूवमेंट्स, अब सिस्टम को इंप्रूव करने में समय लगेगा ना, टू क्रिएट अब रिवाइज एग्जिस्टिंग सेफ्टी पॉलिसी, अब सेफ्टी पॉलिसी रिवाइज करते रहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रिवाइज करते रहिए, प्लान्स को देखते रहिए, प्रोसेस प्रोसीजर प्रैक्टिसेस को आप देखते रहिए, जो मिसिंग है वहां पर, है ना, इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन है वहां पर, ये सारी चीजें आप देखते रहिए लॉन्ग टर्म में। लेकिन इमीडिएटली आपको वहां पर लगाना पड़ेगा, एक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमेशा इसको डिवाइड करके दिया जाता है। तो कहा सब कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं, मे असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी डायरेक्टर्स और द अदर मैनेजर्स। बहुत से एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि वो उसके ऊपर कह देते हैं कि भाई ये इसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे, तो वो सीनियर लोग उसके ऊपर रिकमेंडेशन देते हैं। फिर however you as the accident investigator you may be required to take on this very important responsibilities. Consequently, it's a good idea to know where to start and how to write the strong recommendations. आप ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आपने रिकमेंडेशन दिया तो ये बढ़िया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको भी देखने को मिल रहा है कि वो कैसे रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ऑन टिप अप फ्रंट, इफ यू फाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर्स, अगर आपको ये पाया जाता है कि आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एम्प्लॉयर ने आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रखी कि जिसने इन्वेस्टिगेट किया है वही रिकमेंडेशन देगा, सो बी श्योर टू गेट द हेल्प टू एक्सपर्ट्स। अगर आपको लगता है, डाउटफुल होते हैं, तो आप अपने एक्सपर्ट से, अपने सीनियर से आप उससे राय ले सकते हैं और उनसे सजेशन और एडवाइस ले सकते हैं। इफ यू आर अनश्योर हाउ टू प्रोसीड, अगर आप उस पर श्योर नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि किस तरीके से करना है, तो बिल्कुल आप उससे राय ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ही अपने ही वर्ड्स लिखने हो, आप कंसल्ट करके आप कर सकते हैं इसमें। सो ओशा कंसल्टेंट अदर सेफ्टी यानी प्रोफेशनल्स इन योर वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरर कैन बी ए ग्रेट सोर्स ऑफ फॉर हेल्प। अब अगर ओशा की बात करते हैं यूएसए के अंदर, तो उसमें बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि जो इंश्योरर होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, उनके एजेंट होते हैं, वो रिकमेंडेशन देते हैं, या एक्सपर्ट्स ले सकते हैं, ओशा के खुद प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी रिकमेंड करते हैं। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं, हम लोग वेबसाइट्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने सीनियर एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं, तो उनसे भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनफेक्टिव रिकमेंडेशन विल इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड करेगा, शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स, ये इंक्लूड करेगा। फिर हायरार्की ऑफ कंट्रोल, हायरार्की ऑफ कंट्रोल वही है कि जो एनआईओएस ने एक हायरार्की दी है कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करिए, है ना, सब्स्टिट्यूट करिए, या उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू करिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के थ्रू कम करिए, या पीपीएस दे करके एक्सपोजर को कम करिए। सो द हायरार्की ऑफ कंट्रोल ट्रेडिशनली प्रायोरिटाइज किया जाता है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल has been used to implement feasibility and effective exposure control to protect the workers. जो भी हजार्ड्स हम लोग के यहाँ पाए गए हैं, जो भी अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट पाए गए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना होता है, ये फिजिबल होता है। तो हम लोग इनकरेज करते हैं कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसा कि डिस्क्राइब किया गया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, और वर्ल्ड वाइड भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि
The first three strategies in the hierarchy attempt to control exposure by changing hazards to that they eliminate or reduce their severity. अच्छा, अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अलग अलग कंसर्न अथॉरिटीज के द्वारा अलग अलग कंट्रोल मेजर की हायरार्की डेवलप की गई है। तो जैसे एनसी यहाँ पर जो कंट्रोल मेजर बता दे रहे हैं वो एनसी एएसएसपी Z10 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बताया गया है कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर। सो द फर्स्ट थ्री स्ट्रेटजीज इसके अंदर जो बताई गई हैं उसको इसके लिए बताया गया है कि जो एक्सपोजर होता है जो हजार्ड्स को कंट्रोल करने का, उसमें एलिमिनेट करना सबसे बढ़िया होता है। यानी कि आपका जो गोल होगा, जो आपका गोल होना चाहिए, जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो सबसे पहले क्या होगा कि हजार्ड्स को एलिमिनेट कर दिए वर्क प्लेसेस से, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद अगर हजार्ड्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, यानी चेंज कर सकते हैं। लेस टॉक्सिक केमिकल्स से हाई टॉक्सिक केमिकल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देन इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू आप लगा सकते हैं, कोई डिजाइन ऐसे बना दिए फॉर एग्जांपल कि हजार्ड और किसी वर्कर्स के बीच के अंदर एक बैरियर क्रिएट कर दिया, आइसोलेट कर दीजिए, या गार्ड से रोटेटिंग पार्ट है उसके अंदर गार्ड्स लगा दीजिए, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन लगा दीजिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वार्निंग साइंस बोर्ड लगा सकते हैं, अलार्म सिग्नल लेबल्स, ये सारे कोन्स लगा सकते हैं। वर्क प्लेस यानी वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि जैसे एक ज्यादा कोई वाइब्रेशन वाले मशीन पे काम कर रहा है तो उसको आपने जो अब रोटेशन पे डाल दिया, रोटेट करके काम करेगा, वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल कर लीजिए इस तरीके से। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीईज को आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीईज को पढ़िए, लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर होता है। फिर इसके बाद फिर जो है अनीश, आवाज आ रही है हमारी? हेलो। जी सर आप जब पीपीईज के बारे में बता रहे हैं वहाँ से हाँ, आवाज कट गया था। वो डिस्कनेक्ट हो गया था, बड़ा इश्यूज क्रिएट हो रहा है नेट का। जी सर, तो खैर अभी उसको, लास्ट 2 मिनट पहले से सर डिस्कनेक्ट। हाँ हाँ अभी डिस्कनेक्ट हुआ था इसमें। इसमें जो देखा गया है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मतलब वो कंट्रोल मेजर है जो लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर हम लोगों का माना जाता है, पीपीज माना जाता है। फिर हम लोगों ने देखा ना कि सेलिंग द सेफ्टी, सेलिंग द सेफ्टी का मतलब होता है कि जो कंट्रोल मेजर आपने बताया है, ठीक है ना, उसको जो कंट्रोल मेजर या रिकमेंडेशन आपने दिया है उसको आपको मैनेजमेंट को सेल करना पड़ेगा। यदि मैनेजमेंट आपको क्यों माने, है ना। द मोस्ट इफेक्टिवली डू दैट, emphasize the bottom line how they will benefit
financially educate management on direct and indirect accident cost saving realize if your recommendations are approved. आप जब भी रिकमेंडेशन दें तो इस चीज को एक्सप्लेन करें कि इसका डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट क्या हो सकता है। रिकमेंडेशन जब भी दें तो उसको एक्सप्लेन करें ताकि मैनेजमेंट को ये रियलाइज हो कि ये इफेक्टिव चीज है। यानी किसी भी कारण को हटाने के लिए हमको 5000 का एक्सपेंस लगाना पड़ रहा है तो वो 5000 ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि अगर 5000 ये आपके 5 लाख रुपीस को बचाएंगे। तो इसी को कहते हैं कि सेलिंग द सेफ्टी। रिकमेंडेशन हमेशा आपको हमेशा ऐसे ही देना होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट की सेविंग के फॉर्म के अंदर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से जानते हैं ना कि कंपनसेशन देना पड़ता है जब भी एक्सीडेंट होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल सर्विसेज होती हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है कि भाई ट्रेनिंग देना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा लेबर को, इन्वेस्टिगेशन में टाइम जाता है, करेक्टिव मेजर्स को लगाना पड़ेगा, लॉस प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, हमारा टाइम लॉस हो जाएगा, मेकओवर करना पड़ेगा, फिर से ओवर टाइम कराना पड़ेगा, तो ये सारे मोरल डाउन हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, क्वालिटी डाउन हो जाएगी, एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। तो मोस्टली उसमें से कॉस्ट जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, कुछ अनइंश्योर्ड होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और हमेशा ऑप्शन दीजिए, जब भी रिकमेंडेशन लिखिए तो उसमें ऑप्शन होना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ वी हैड ऑल द मनी वी नीडेड, अगर हमारे पास सारा पैसा है बट वी कैन डू, तो हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएंगे, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाएंगे, रिक्वायर्ड होगा। भाई पैसे अगर हमारे पास हैं, उसके लिए दिए गए हैं, तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, इफ वी हैव लिमिटेड फंड वट वी कैन डू, अगर लिमिटेड फंड है तो हम ये कर सकते हैं इसके लिए। अगर थर्ड ऑप्शन है कि इफ वी डोंट हैव एनी मनी, अगर बिल्कुल पैसे नहीं है तो एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीएस जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम लोग इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो रिकमेंडेशन ऑलवेज हमेशा इसी तरीके से देना होता है। तो फिर साथ में है कि राइट द रिपोर्ट, रिपोर्ट को लिखना। तो कहा कि नाउ दैट यू हैव एक्यूरेटली असेस्ड and analyze the fact related to the accidents, develop the effective action plans। आपने जब लगा लिया है तो आप उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप रिपोर्ट लिखेंगे। यू मस्ट राइट योर फाइंडिंग्स ऑन योर रिपोर्ट। ठीक है, तो उस पर आप जो है अगर आप ऑथराइज हैं तो आप उसकी रिपोर्ट को भी आप बनाएंगे उसमें। फिर उसके फॉर्म्स भी प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस फॉर्म के अंदर जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो सही इंफॉर्मेशन है उसके अंदर मिसिंग हो, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमारा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का लेक्चर था। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को?